खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां गोल्डन फॉर्चून होटल में आज शाम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह राज्यसभा सांसद के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान संजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गोपालपुर विधानसभा से इंजीनियर सुनील कुमार यादव को व शिव कुमार को लालगंज विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया चुनाव में उनकी पार्टी का मेन मुद्दा दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली देना होगा। यूपी में पार्टी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। साथ लालगंज के प्रत्याशी शिव कुमार जी हैं और गोपालपुर से प्रत्याशी हमारे सुनील जी हैं। राजेश यादव जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अभिनव राय जी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। आज आजमगढ़ में फ्री बिजली के बारे में बात करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसानों को बिजली मुफ्त में और सारे पुराने बकाया माफ किए जाएंगे। और जब से मैंने ये कार्यक्रम की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी के आयोजन को रोकने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, हर स्तर पर उतर के प्रयास कर रही है। अभी कल मैं अंबेडकर नगर में था, वहां पे अपने लोगों से काले झंडे दिखवाए, विरोध प्रदर्शन कराया, तिरंगे का भी अपमान किया, उसके ऊपर भी काली फेंक दी। आज मैं आजमगढ़ आ रहा हूं तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, रैली सभाएं हो सकती है, जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम हो सकता है, बहन जी की इतनी बड़ी लाखों की रैली हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बिजली के ऊपर बात करना चाहती है, आजमगढ़ में आके बात करना चाहती है, तो हमारे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही। और अपराधियों की तरह हमारे प्रत्याशी सुनील जी के घर पे एक नोटिस लगा दी गई कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही आजमगढ़ है जहां पर 4 दिन तक एक महिला थाने का चक्कर लगाती रही, उसके साथ हुए दुष्कर्म बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया और मजबूर होकर उसको थाने में आत्महत्या करनी पड़ती है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री बिजली की बात करने आ रहे हैं, शिक्षा की बात करने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा जनता से करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया जब मैं लखीमपुर जा रहा था किसानों से मिलने। किस प्रकार का तानाशाही का राज आदित्यनाथ जी का चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को कार्यक्रम की अनुमति है, संजय सिंह कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिया आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी भी चैन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया प्रशासन को, शासन को, आदित्यनाथ जी को बदलना चाहिए। यहां कोई जंगल का राज नहीं चल रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मुल्क चलेगा, किसी योगी और मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा। इसलिए ये कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना ये पूर्ण रूप से एक तानाशाही है और आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है वो जनता तक न पहुंचने पाए, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात न पहुंचने पाए, इसको लेके सरकार के अंदर एक बेचैनी है जो साफ तौर पर दिखती है। बहन जी ने भी 3 मिनट हमारे बारे में बोला रैली में, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में। दरअसल परेशानी क्या है? आज उत्तर प्रदेश बिजली के संकट, बिजली की कटौती, बिजली के बढ़े दामों से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। बनारस के अशोक भारती जो मोची का काम करते थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है जब उनके घर पे 30,000 का बिजली का बिल आ जाता है। एटा की एक लड़की जब उसके पिता को नोटिस मिलती है बढ़े हुए बिजली के कारण, तो वो एक चिट्ठी लिख के आत्महत्या कर लेती है कि मेरा बाप अपराधी नहीं है। एक किसान अलीगढ़ का जब उसको 1.5 लाख का बिजली का बकाया मिलता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। बिजली के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
बिजली 2,75,00,000 उपभोक्ताओं का एक बड़ा संकट और सवाल है, और उस पर हम बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशानी है। आज उत्तर प्रदेश में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। अजय मिश्रा टेनी का जो लड़का है, उसने किस तरीके से किसानों को रौंद के गाड़ी से कुचल के मारा, मंत्री की गाड़ियों ने किस तरह से किसानों को रौंदा, इसका वीडियो सामने आ चुका है। तमाम साक्ष्य सामने आ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3.5 साल हो गए, उनके मुकदमे की हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही। जो लोग न्याय व्यवस्था का इस तरह से माखौल और मजाक उड़ा रहे हैं, अगर वो अपने पद पर बने रहेंगे तो लखीमपुर के किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की राजनीति चल रही है। मनीष गुप्ता को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। जयप्रकाश पाल बलिया के व्यक्ति को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। संजीत यादव को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। हाथरस कांड में दुष्कर्म करके हत्या कर दो, फिर मुआवजा दे दो। लखीमपुर में किसानों को रौंद के मार दो, पत्रकार को रौंद के मार दो, फिर मुआवजा दे दो। तो मारो और मुआवजा दो की ये जो राजनीति है बहुत ही खतरनाक है। मारो और मुआवजा दो की राजनीति नहीं, न्याय की राजनीति होनी चाहिए। अपराधी 2 चश्मे से नहीं देखे जा सकते। कोई हत्यारा है, वो मंत्री का बेटा हो या कोई आम नागरिक हो, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। हमसे लोग पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, हमारा वोट बैंक कोई नहीं है। हमारा वोट बैंक 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक किसान के फसल का दाम चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक फ्री पानी, मुफ्त में अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों में शिक्षा चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक वो नौजवान है जिनको रोजगार चाहिए। तो हम सबके लिए एक ऐसी नीति लेके आएंगे, एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे, दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, जिसने आज न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नाम कमाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। ये काम हमने किया है। उत्तर प्रदेश में लोग हमसे सवाल करते हैं, दिल्ली का बजट 2 करोड़ का है, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है, वहां सारे कार्यक्रम लागू करना आसान था, यहां सारे कार्यक्रम लागू करना मुश्किल है। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी है। आज अगर बच्चे स्कूल में नमक रोटी खा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। अगर आज कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन दवाएं नसीब नहीं हो रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। अगर आज जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। इसका मतलब आदित्यनाथ जी के सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। तो एक अच्छी नीयत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता चुने, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि इस बार विकास का वोट बैंक बनाइए, शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज का वोट बैंक बनाइए, फ्री पानी का वोट बैंक बनाइए, अच्छी सड़कों का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली का वोट बैंक बनाइए, विकास का वोट बैंक, उन्नति का वोट बैंक बनाइए। इस तरह के 403 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कितनी अपेक्षा है कि कितनी सीट मिल जाएगी? क्या गठबंधन के लिए भी आप तैयार हैं इसी से? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली का चुनाव हम लड़ रहे थे 13 में, तो हमें लोग कहते थे 2% वोट भी नहीं आएगा। और मैं दिल्ली के चुनाव का इंचार्ज था 13, 15 और 20 तीनों चुनाव में। तो 13 के चुनाव में मैं जिसको अपनी पार्टी से लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने जाता था वो मना कर देता था, कहता था नहीं लड़ना, आपकी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन जनता ने प्रचार किया, जनता ने चंदा दिया, जनता ने वोट दिया, जनता ने सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी हम वो अपने सारे कार्यक्रम जो हमने दिल्ली में लागू किए हैं
उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं और बहुत सघन प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं फ्री बिजली के 300 यूनिट फ्री बिजली के केजरीवाल जी के पहले वादे के साथ। तो मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक असर जमीन पे देखने को मिल रहा है। उसके दो उदाहरण हैं। नंबर 1, जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली, 40 लाख वोट मिला। नंबर 2, तिरंगा यात्राएं हमारी हुई, उसमें भारी जन समर्थन जनता का निकल के आया। ये दो ऐसी चीजें सामने हैं जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की राजनीति के साथ जुड़ रही है। अब कितनी सीटें आएंगी और क्या हमारी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा सिर्फ यूपी की जनता के ऊपर निर्भर है। हम अपनी सकारात्मक और विकास की बातचीत करेंगे। अच्छा सर, अखिलेश हम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज रथ यात्रा उनकी निकल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि यूपी की राजनीति में जिस तरीके से उनको लेकर आजमगढ़ में पोस्टर भी लगे लापता के, आपने देखा भी होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अखिलेश यादव जी को या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरी भी, उनको अपने अपने कार्यक्रम चलाने का पूरा अधिकार है, डेमोक्रेसी है, सब सारी पार्टियां अपना कार्यक्रम चलाएं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, आदित्यनाथ जी के सबसे ज्यादा परेशानी हमसे क्यों है? 17 मुकदमे आपने लिख दिए, चैन नहीं मिल रहा है आपको। हमारे ही कार्यक्रमों में आप रोड़ा क्यों डालते हैं? हम जा रहे हैं किसान से मिलने, आपने 56 घंटे मुझे पुलिस हिरासत में रखा। हम आजमगढ़ आ रहे हैं बिजली की बात करने, कोई और कार्यक्रम नहीं है। फ्री बिजली पे एक सम्मेलन होने जा रहा था, उस पर आपने रोक लगा दी। ये क्या है? हाँ, सारी पार्टियों को कार्यक्रम करने की, आंदोलन करने की, रैली करने की, सभा करने की छूट है और होनी भी चाहिए। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध, उसमें अनुमति मिली थी या नहीं मिली आज की सभा में? देखिए, एक जो उन्होंने संस्तुति के साथ अग्रसारित किया है वो पत्र तो मेरे पास है। अग्रसारित तो इन्होंने किया होगा ना थाने में। लेकिन मैं इससे अलग बोल रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कारण है कि आपने अनुमति नहीं दी? अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? और उसका लिखित भी मुझे कोई सूचना नहीं दी। आपने अगर अनुमति नहीं दी तो लिखित में दीजिए ना, फिर जिससे हम किसी कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकें। मतलब कोई आधार नहीं बताया? कोई आधार नहीं बताया अभी तक मुझे कोई लिखित। हिंदुस्तान दुनिया का कोयला उत्पादन के मामले में नंबर 2 देश और कोल इंडिया नंबर 1 कंपनी पूरी दुनिया की। आप बताओ, इस देश में कोयले के संकट है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल की जहां सरकार है वहां पे भी कोयले की कमी है। हमारे यहाँ कौन सी माइंस है? नहीं, आप क्या दिल्ली में भी बता रहे बिजली का संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली में कौन सी माइंस है? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कोयले की कमी नहीं, 3 दिन के अंदर कोयले की आपूर्ति पूरी कर दी जाएगी। सर, मैं ये खुद कह रहा हूं आपसे। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि कोयले संकट की और कोयले के स्टॉक की कमी की बात हिंदुस्तान में करना, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। जो देश दुनिया का दूसरे नंबर का कोयले का उत्पादक है, जिसकी कंपनी कोल इंडिया दुनिया में नंबर 1 की कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में, उस देश में कोयले का संकट हो गया। तो कोयले के संकट से संबंधित सारी खबरें मोदी सरकार की प्रायोजित खबरें हैं और ये अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और उनसे महंगी बिजली खरीदने के लिए इन्होंने ये नौटंकी और ड्रामा प्रायोजित किया है। अच्छा, मेरा सीधा कहना है। सर, लखीमपुर हो चाहे किसान का मुद्दा हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। रूलिंग पार्टी ये कहती है कि अब इसमें वो लखीमपुर से लखनऊ का रास्ता क्यों ढूंढ रही है, तो कई किसान लखनऊ का रास्ता। चलिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आपकी बात को मान लेता हूं। सत्ता पक्ष के पास तो है। 325 सीटें आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। इसलिए दिया है कि आप विपक्ष को रोकिए। चलिए, आपको दिक्कत लगती है, रोक दीजिए। आप सो रहे हैं अभी तक। आप गए उन परिवारों से मिलने के लिए? आप खाली 325 सीट लेके हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए बने हैं? आप खाली लोक भवन में बैठ के आराम करने के लिए बने हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप चले गए होते लखीमपुर, आप चले गए होते बहराइच, आप चले गए होते किसान के परिवार से मिलने, आप चले गए होते पत्रकार के परिवार से मिलने। आप सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं आदित्यनाथ जी आप। और अगर 5 किसान मारे गए, एक पत्रकार मारा गया, आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो पहली बात तो आप शुद्ध रूप से नाकारा व्यक्ति हैं, नाकारा मुख्यमंत्री हैं कि आप स्वयं नहीं गए, नंबर 1। और दूसरे, नरेंद्र मोदी जी नाकारा व्यक्ति हैं कि लखीमपुर में महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। देश सदमे में है, किसान सदमे में है, लखनऊ महोत्सव के लिए आते हैं, लखीमपुर नहीं जाते हैं। लखनऊ में महोत्सव मना सकते हैं।
ब्राजील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए, अर्जेंटीना के फुटबॉलर को कुछ हो जाए, ड्रामा करने के लिए, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के लिए ट्वीट कर देंगे, संवेदना व्यक्त कर देंगे। आपके देश का किसान मार दिया गया कुचल के। जनरल डायर की याद दिलाता है वो घटना, अंग्रेजों के शासन की याद दिलाता है, और आप शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। और विपक्ष को आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे आप हम राजनीति कर रहे हैं, आप अच्छी राजनीति करिए, आप संवेदना व्यक्त करिए, जाइए ना आप तो संवेदना व्यक्त कीजिए। इसका मतलब न खुद कुछ करेंगे न दूसरों को कुछ करने देंगे। और हमें क्यों नहीं जाने दे रहे थे? क्योंकि पांचों परिवारों ने एक स्वर में कहा मुआवजा तो दूर की बात है, हमें अजय मिश्रा की बर्खास्तगी चाहिए। ये पांचों परिवारों के स्टेटमेंट आप ले लीजिए, अभी भी जाके ले लीजिए। वो सब कह रहे हैं मंत्री को अपने पद से हटना चाहिए। यही बात सामने आ जाती है हमारे जाने से, यही खतरा था, इसलिए नहीं जाने देते। तो इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिए? ये मोदी जी बता सकते हैं क्यों नहीं। ये कश्मीर में जो घटना हुई है उस पर क्या रिएक्शन है आपका? कश्मीर की घटना इस बात को दर्शाती है कि आतंकवाद रोकने के जो दावे हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार और गृह मंत्री जी करते हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। अभी भी आम नागरिक मारे जा रहे हैं, अभी भी हमारे जवान मारे जा रहे हैं। 5 जवान शहीद हो गए, 3 पंजाब के जवान थे, किसान के बेटे थे। आज मोदी जी के राज में हालत ये हो गई है, किसान खेत को बचाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है, उसका बेटा जवान सरहद को बचाने के लिए सीमा पर लड़ रहा है, अपनी शहादत दे रहा है। और देश की सरकार किसान को मवाली कहती है, और उसका बेटा जो देश की सीमा के लिए शहीद होता है, उसके बलिदान को याद किए बगैर उसको कभी खालिस्तानी कहती है, कभी आतंकवादी कहती है, कभी पाकिस्तानी कहती है, कभी माफिया कहती है। इससे ज्यादा अपमान देश के अन्नदाताओं का किसी सरकार ने आजादी के बाद नहीं किया। तो इसलिए 10 महीने हो गए, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री जी को जो किसानों की पीर पर्वत बन चुकी है, पहाड़ बन चुकी है, उसको समझते हुए ये तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए। ये कानून देश में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी तीनों को बढ़ाएगा, क्योंकि आपने इसमें पूंजीपतियों को असीमित भंडारण की छूट दे दी है। सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में गन्ने, सस्ते में किसान के उपज खरीदे जाएंगे, बड़े बड़े भंडारणों में रखे जाएंगे। जब बाजार में उन सामानों की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में बेचे जाएंगे। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की हजारों एकड़ की जमीन अधिग्रहित करने की छूट दे दी है पूंजीपतियों को। इससे आपने हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत कर दी है। किसान से अधिग्रहित जमीन दोबारा उसको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो डीएम के दफ्तर में और न्यायालयों में चक्कर काटता रहेगा, इस पे एक बड़ा सवाल है। तीसरा, इस कानून के अंदर आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कहा गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी की बात आपने कहीं नहीं कही। आपको एक लाइन लिखना था, अगर इतने से कम पर कहीं भी खरीद होती है तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा और उसको जेल में भेजा जाएगा। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आपने किसानों को धोखा दिया, इस देश के लोगों को धोखा दिया। अच्छा सर, एयर इंडिया पे आपका नहीं बयान आया कि एयर इंडिया को किस तरीके से किया गया? देखिए, एयर इंडिया पे क्या बयान दूं? राकेश झुनझुनवाला जी, बड़ी शर्म आती है मुझे। हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ देश वासियों के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उनका अपना सम्मान है। वो किसी भी दल के हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रीट का दलाल अगर हमारे प्रधानमंत्री को ये कहे कि सुहाग वाली रात में अपनी पत्नी से मैंने क्या बात की है मैं सबको बताऊंगा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तुलना वो अपने सुहाग रात वाली पत्नी से करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और आप देश के किसान जो 10 महीने से सड़कों पर बैठे हुए, 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उनसे तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। राकेश झुनझुनवाला से खड़े होकर आप बात कर रहे हैं। वो
कुर्सी पर बैठा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को आपने उसकी एयरलाइंस को आपने लाइसेंस इशू कर दिया। क्या समझा जाए? जो किसान आपका पेट भरता है उससे बात करने की फुर्सत नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज का दलाल आपको सुहाग रात वाली पत्नी से तुलना करता है उसको आप एयरलाइंस का लाइसेंस दे देते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री जी अपनी नहीं कम से कम 130 करोड़ लोगों की गरिमा के बारे में सोचिए। आप हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। सर, आपकी तरफ पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है? हमारी तरफ तो बहुत स्थिति खराब है। हर जगह खराब है, हर जगह खराब है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, दाल महंगा, सरसों के तेल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा। तो गैस के सिलेंडर 1000 पार और पेट्रोल हो गया 100 पार, डीजल हो गया 100 पार। तो यही प्रधानमंत्री जी थे जो कहते थे अपना वोट देने के लिए जाना तो गैस के सिलेंडर को जरूर देख लेना। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से और देश की जनता से कहना चाहता हूं, जब वोट देने के लिए जाना तो गैस के सिलेंडर को जरूर देख लेना। ठीक है। यहाँ टिकट